नमस्कार। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो समय और ज़िंदगी दो बेहतरीन शिक्षक होते हैं। क्यों? ज़िंदगी हमें समय का सदुपयोग करना सिखाती है और समय हमें ज़िंदगी की कीमत बताता है। सही है ना? ये दोनों ही चीज़ें साथ चलती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ज़िंदगी भी तो बीतती चली जा रही है। सदुपयोग करें अपने समय का। इस ज़िंदगी जो आपको मिली हुई है, इसे ऐसे ही वेस्ट न जाने दें। चलते हैं अपने टॉपिक के साइड। तो आज से हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिलेबस 12th कॉमर्स साइड में इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर लेकर के आज हम आपके सामने आ गए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम था, कैसा डेवलपमेंट था, उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन क्या थी। ये सबको पता है कि कॉलोनियल रूल मीन्स ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया की कंडीशन उन्होंने बहुत खराब नहीं वर्स्ट कर दी थी। क्यों? सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्या किया उन्होंने? वो इंडिया में आए क्यों थे? एक तो बात यह आ जाती है, क्यों? क्योंकि इंडिया रिसोर्सेज से भरा हुआ है। उनको समझ में आ गया कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं और इंडिया के लोगों को उस टाइम पर इसका यूटिलाइजेशन नहीं आता था। उनको नहीं पता था कि ये चीज़ें उनके लिए किस तरीके से यूज़फुल हो सकती हैं। वो आए यहाँ पर ट्रेड करने के बहाने और ट्रेड करते करते उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ हम सेट हो सकते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो सबको पता है। बस उसको खेलते उन्होंने ऑल ओवर इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया। इंडिया पे कंट्रोल किया, वो किया उन्होंने पूरा ट्रेड इंडिया का वो अपने कंट्रोल में कर लिया था। क्या देखते थे वो यहाँ पर? उनको ये पता था कि जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, है ना, रॉ मटेरियल, और उसे उठा करके वो बाहर भेज देंगे, वहाँ से वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होके वापस इंडिया। तो वो डबल साइडेड गेम खेला, है ना, डबल साइडेड गेम खेला। यहाँ से एक्सपोर्ट करा दिया रॉ मटेरियल सस्ते में, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर दी, और वहाँ से उन्होंने फिनिश्ड गुड्स मंगवा लिया। कहाँ से? ब्रिटेन से, अपने यहाँ से, है ना। उस पर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ा दी। तो डबल तरीके से उन्होंने गेम खेला। फ़ायदा किसका? सिर्फ उनका, क्योंकि वो जो सरप्लस होता था उनको, जो फ़ायदा होता था उनको, वो सिर्फ वो अपने लिए यूज़ करते थे। सिर्फ दो चीज़ों में पैसा खर्च कर दिया जाता था, एक तो वॉर के लिए, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। जितने भी उनके ऑफिसर्स थे उनके ऊपर वो सारा खर्चा कर दिया जाता था। बाकी इंडिया के लिए वो कोई खर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहते थे। वो एक्चुअली यहाँ का डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे। वो डेवलपमेंट उन्होंने यहाँ के थ्रू अपना कर लिया। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी वर्ड मीन्स क्या होता है। इकोनॉमी पढ़ा है, इकोनॉमी क्या चीज़ होती है? तो बहुत सिंपल सी बात होती है। एक एरिया में आप पहले सिंपल एक लैंग्वेज में बात समझ लें, इकोनॉमी क्या होता है। एक एरिया में जितने भी लिविंग जो लोग होंगे, जो वहाँ पे रहते होंगे, वो अपनी अर्निंग के लिए वो अपनी अर्निंग कैसे कर रहे हैं, है ना, किस चीज़ों के थ्रू वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ये जो पूरा जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी होती है हमारी। क्या लिखा हुआ है इकोनॉमी में? इकोनॉमी वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी इसके अंदर जो किससे रिलेटेड होगी? प्रोडक्शन, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का हो रहा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहती है अर्न मनी को अर्न करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। दैट इज कॉल्ड आर इकोनॉमी। वो जो एरिया होगा वो हमारा पूरा इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। समझ गया आप मेरी बात को? तो तीन चीज़ें इसमें मेन आती है, तीन एक्टिविटीज़, एक तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सही है, चलते नेक्स्ट। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम लगभग हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, बात हम इस पर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, इकोनॉमी के भी हमने तीन पार्ट इसमें डिवाइड आपको मिल जाएंगे। एक तो कैपिटलिस्ट होता है, एक सोशलिस्ट होता है और एक मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे कैपिटलिस्ट होता है तो उसमें जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है उनका पूरा कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट में पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, और मिक्स्ड में दोनों बोथ, थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी होगा, थोड़ा सा प्राइवेट का भी कंट्रोल यहाँ पर होगा। बात करते हैं इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम अंडर कॉलोनियल रूल।
कॉलोनियल रूल में इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये तो सबको पता है, बहुत कम थी। कम नहीं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ तो होता ही नहीं था भाई। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ हो ना ड्यूरिंग एन ईयर, वो सारा हम ऐड कर देते हैं। पर प्रोडक्शन तो यहाँ होता ही नहीं था। प्रोडक्शन तो यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल पे किया जाता था, फिनिश गुड्स तो बाहर से आते थे। इसलिए यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो थी। जब पर कैपिटा इनकम लो होगी तो ऑब्वियस बात है कि नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसके लिए फिर कुछ लोग आगे आए जिसमें दो लोगों का नाम आता है, एक तो VKRB राव और एक दादाभाई नौरोजी का, जिन्होंने इसके लिए आगे आ करके और थोड़ा सा काम करना शुरू किया था। यहाँ पर उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज बनाए थे और इंडस्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, चलते हैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं उस टाइम पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर एक तो ना इंडिया की जितनी भी 75% पॉपुलेशन उस टाइम पर एग्रीकल्चर बेसिस थी। पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इलिटरेट लोग थे, तो ज़्यादातर वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर में ही काम करते रहते थे। लेकिन यहाँ पर भी एक सिस्टम चलता था, जमींदारी सिस्टम। जमींदार आ जाते थे, ठीक है, उनसे वो क्या करते थे, लगान, हैव यू सीन लगान मूवी? अगर नहीं देखी तो देखें। वो उनसे क्या करते थे, टैक्स रेवेन्यू लिया जाता था। चाहे उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आपकी इस बार हार्वेस्टिंग कैसी हुई है, फसल हुई है नहीं हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं था इसको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, लेकिन आपको लगान जरूर से पे करना है। एक तो वो वैसे भी इतने पुअर थे, पूरी तरीके से पुअर कंट्री हो गया था इंडिया। ठीक है, और ऊपर से ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम। तो एग्रीकल्चर कंडीशन यहाँ पर जो हो गई थी वो पूरी तरीके से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो था वो बहुत कम था। क्यों कम था? अगर हम देखें तो देखो, ना तो उनके पास इरिगेशन के लिए कुछ था, ना ही कोई मॉडर्न टेक्निक्स थी उनके पास, हार्वेस्टिंग के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी। ऊपर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो पॉवर्टी की थी। तो इसलिए प्रोडक्शन जो हम अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, तो वो तो लेवल उसका कम हो ही जाएगा। हाई डिग्री हो तो वल्नरेबिलिटी है ना, डिपेंडेंट है वो, मानसून पर कभी डिपेंड हो गए है ना, बाकी सारी चीज़ें भी उनको जो मटेरियल उनके लिए होना चाहिए वो उनके पास नहीं था। फिर ऊपर से जमींदारी सिस्टम, बाकी सब कुछ जो था वो रहा साल जो था वो जमींदार पूरा कर देता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको प्रेशराइज किया था कि वो इंडिगो की फार्मिंग करें, है ना। उनको क्या चाहिए था ब्रिटिशर्स को, उनको चाहिए थे कैश क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिनको वो कैश में कन्वर्ट कर सकें, है ना। कॉटन, इंडिगो, इन सब चीज़ों को प्रेशराइज करते थे कि आप यही उगाएं। और इंडिगो में प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिगो बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम उसको उगाते रहते हैं, प्रोडक्शन अगर उसका होता है, तो एक टाइम के बाद जो लैंड होती है वो बैरन हो जाती है ना। तो फिर इसलिए फार्मर्स उसे नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो ही उगाते रहें। लेकिन ब्रिटिशर्स प्रेशराइज था, क्योंकि इंडिगो से डाइंग का काम तो उसी से किया जाता था। क्लॉथ भाई कॉटन हो गया, कॉटन बाहर भेज दिया गया, वहाँ पे कपड़े बन गए, कपड़ों को डाइंग करने का काम इंडिगो से कर दिया गया। इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। ये एक वजह थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कभी भी आगे नहीं आने दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के मतलब वाले थे, उनको जितना चाहिए था वो इनसे वो लोग वसूल। ओके, सॉरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ कैसी थी? इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था। यहाँ के जितने भी बने हुए कपड़े थे वो बाहर जो लोग जाते थे, जब वो बन करके यहाँ से लोगों ने बहुत पसंद करते थे, क्योंकि हाथ से बने रहते थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। अच्छा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ भी गेम प्ले किया। उन्होंने क्या किया, जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उन्होंने मोनोपोली के लिए थी, सब कुछ अपने अंडर में, है ना। अब उन्होंने क्या किया, जैसे हैंडीक्राफ्ट जो लोग थे जो बनाते थे उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे वो लोग ब्रिटिशर्स, उन्होंने बनाया वो सामान। उसके बाद क्योंकि उनका डायरेक्ट मार्केट से कोई भी लिंक नहीं था, है ना। अब वो बहुत दूर गाँव में विलेजेस के इंटरनल कॉलम में रहते हैं, और फिर क्या थे, इलिटरेट भी थे इतना, और पैसे भी नहीं थे, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था इतना, तो वो ब्रिटिशर्स के ही ऊपर डिपेंड थे। ब्रिटिशर्स उनको क्या देते थे, सिर्फ उनको एक थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, उन्होंने उसको उसमें चेंज कर दिया, और फिर वो सामान बाहर अब्रॉड में बहुत कॉस्टली बेच दिया जाता था। तो पूरी तरीके से सरप्लस किसका था, ब्रिटिशर्स का था। और यहाँ पर इन लोगों का पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है।
एक ये ना ड्रेन ऑफ वेल्थ ना, तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, यहाँ का जो वेल्थ था वो सारा ड्रेन हो रहा, ड्रेन मीन्स हो रहा था बह रहा था, बह कैसे रहा था, वो इसी तरीके से बह रहा था ना। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो बाहर के लिए जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। फॉरेन ट्रेड की बात कर लेते हैं। फॉरेन ट्रेड देखो, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, उन्होंने इंडस्ट्रीज जो मॉडर्न होनी चाहिए थी, ये इंडस्ट्री सेक्टर का हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत डिके कर दिया, और मॉडर्नाइजेशन अगर जाना चाहते थे उसकी ग्रोथ यहाँ पर थी। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यही बताया था हमने आपको। रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर वहाँ से आता था। रॉ मटेरियल पर जो टैक्स लगता था वो कम था, लेकिन फिनिश गुड्स पर वो टैक्स की रेट बढ़ा दी गई थी, तो टोटल फायदा उनका हो रहा था। और ब्रिटिश मोनोपोली कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड, सारी मोनोपोली किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, पूरी तरीके से मोनोपोली ब्रिटिशर्स की थी। यहाँ पर सरप्लस तो वो यूज़ करते थे किस में, वार में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में, बस इसके अलावा वो किसी और भी चीज़ में अपने सरप्लस को यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, तो इंडिया का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था ना, या इंडिया का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वो और डाउन होता जा रहा था। जो पुअर थे वो और ज़्यादा पुअर हो गए थे, लेकिन जो ब्रिटिशर रिच थे वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे थे। ठीक है, जो हमारा जो ट्रेड किया जाता था फॉरेन ट्रेड, वो तकरीबन 50% से भी ज़्यादा ट्रेड इन लोगों से करते थे, ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से करके लेकर के आता था। बाकी जो रह जाता था वो चाइना से, पर्सिया, ईरान या फिर श्रीलंका से किया जाता था। ये और फॉरेन ट्रेड उस टाइम को होते थे। लेकिन जैसे जैसे सुएज कैनल था, सुएज कैनल जैसे ही मतलब था तो सही, पहले भी था, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था कि हम सुएज कैनल के रास्ते भी इधर आ सकते हैं, इंडिया आ सकते हैं ब्रिटेन से होते हुए। और जैसे ही सुएज कैनल का रास्ता उनको पता लगा, फिर तो आना जाना बहुत ईजी हो गया, तो और ज़्यादा उनका यहाँ पर जो ट्रेड था वो इंडिया से और ज़्यादा होने लगा वाया सुएज कैनल। उससे पहले क्या था, वो आने का जो रास्ता था वो काफ़ी टिपिकल पड़ जाता था, लेकिन जब सुएज कैनल बनी तो क्या हुआ था कि वो पानी के रास्ते बहुत आराम से जा सकते थे। वाटर इज, समझ गए, चलते हैं आगे। और क्या हुआ था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, है ना। देखिए और क्या क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर से, अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम में देखें तो अगर हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर हम देखना चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए क्या कुछ पॉजिटिव करके गए थे, हाँ कर दे गए। देखो रेलवेज उन्होंने ही बनाई, है ना। उसके बाद टेलीफोन, पोस्ट डैम्स, ये सब उन्हीं के देन है। रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उन्हीं की देन है सब कुछ। बड़े बड़े ब्रिज, ये सब उनकी देन है। एजुकेशन उन्होंने दी, उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन साथ में ये भी है कि ब्रिटिशर्स को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन्हें जाना पड़ेगा, ये तो सिर्फ वो अपने लिए कर रहे थे। अगर उन्होंने रेलवेज की लाइन यहाँ पर बनाई थी, क्यों, क्योंकि वो ट्रेड इजी होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को पहुँचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर रेलवेज लेकर के आ गए, ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दिया। एजुकेशन के लिए अगर स्कूल्स उन्होंने अच्छे लगाए, क्योंकि उनको ये पता था कि उनके बच्चे यहीं रहेंगे और वो यहीं पढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी को अच्छा किया। टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्टेज की अगर फैसिलिटी अच्छी की तो वो उन्होंने अपने लिए की, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो उनको यहाँ से जाना होगा। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के लिए फेवरेबल होगी कि उन्होंने किया, लेकिन इंडिया को इसका फ़ायदा आज भी है। आज भी ये हमारे लिए जो कुछ ये हमारे आसपास अगर ब्रिटिशर्स की दी हुई कोई भी बिल्डिंग है तो ये उन्हीं की देन है, समझ गए आप, हैं। और भी बहुत सारी इससे चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स पॉलिसी की, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर किन किन पॉलिसीज़ के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाया। चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की साइड अपनी। देख, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर ब्रिटिशर्स की आती हैं तो क्या हम लिखेंगे इसमें, एक तो ये कि एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्या बना दिया था उन्होंने इंडिया को, उन्होंने इंडिया को बना दिया कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, वो भी रॉ मटेरियल का, ठीक है, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल।
और इंडिया को मार्केट बना दिया फिनिश्ड गुड्स का, कि जो वहाँ से जो बन करके आएगा वो यहाँ पर आएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर उसे सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डबल साइडेड उन्होंने गेम खेला। चलते, जैसे ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आया था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था इंडिया में, तो तकरीबन 70 से 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। तो आपको पता ही है, क्योंकि एक तो पुअर थे और इलिटरेट थे, तो वो क्या करेंगे, तो इतनी वर्क फोर्स उसमें लगी हुई थी। बाकी जितने रह गए 15 to 20% वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्री इतनी नहीं थी जितना लोग उसमें, या सर्विसेज भी नहीं थी, और जो उनकी सर्विसेज थी उसमें ज़्यादातर वो लोग ब्रिटिशर्स को ही रखते थे जो हायर पोस्ट पे थी। तो इस तरीके से ठीक है, आगे आ जाते हैं जैसे डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक मतलब जैसे होता है जो सेंसस है ना, सेंसस से रिलेटेड। तो जो सबसे पहली सेंसस हुई थी इंडिया में वो हुई थी 1881 में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हुई थी, है ना। और फिर उसके बाद जो कंटिन्यूशन में ये जो चीज़ें आई थी वो आई थी आफ्टर 1921। आफ्टर 1921 फिर ये जैसे सेंसस होता है आफ्टर 10 ईयर्स होता है ना, तो ऐसे करके ये फिर से स्टार्ट हो गया था। ये जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, कुछ इम्पैक्ट्स हमने लिख दिए हैं। जैसे इम्पैक्ट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर हैड लॉट्स ऑफ सरप्लस लेबर। एग्रीकल्चर सेक्टर के पास लेबर बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। जहाँ वर्क फोर्स की जरूरत अगर 10 लोगों की थी तो वहाँ 20, 25, 30, 40 इतने लोग भी वहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन एक्सट्रीम लो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बहुत लो थी, बहुत जगहों से ज़्यादा लो थी। उसके रीजंस आपको पता ही हैं। लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थे ना, मतलब छोटे छोटे पीसेस थे लैंड के इनके पास। प्रॉपर इरिगेशन के लिए तो उनके पास समझ लीजिए लोग सिर्फ मानसून पर डिपेंड रहते थे। बारिश हो जाती थी तो अच्छा हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ यानी कि जो मॉडर्न टेक्निक से जो किया जाता है हार्वेस्ट वो क्रॉपिंग, वो इनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर बैकवर्ड एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था, बहुत बैकवर्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड। ठीक है, क्योंकि एंड लैंड डाइवर्सिफिकेशन, उसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स उसको अगर जो बांटना था है ना, वो नहीं हो पा रहा था कि किस सेक्टर में क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो सब यहाँ पर नहीं हो रहा था ना। और उसका रीज़न आपको सबको पता है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और हाई। क्या बढ़ गया था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार थे, काम ही नहीं था कोई भी। एग्रीकल्चर के अलावा कोई काम नहीं था, और एग्रीकल्चर भी डिपेंड थी मानसून पर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नीडेड अपग्रेडेशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन्होंने अच्छी की थी, जैसे हमने आपको बताया रेलवेज था, ट्रांसपोर्ट का था, पोस्टेज का था, लेकिन उन फैसिलिटीज़ को भी अपग्रेड होने की ज़रूरत थी कि वो भी धीरे धीरे और अपग्रेड हो और बढ़ाएं। लेकिन वो सिर्फ उतना ही बढ़ाते थे जितना उनके लिए ज़रूरी था। फॉरेन ट्रेड वाज बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिशर्स। और ये तो पता ही है, अभी बता दिया था आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में, कि फॉरेन ट्रेड सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही अच्छा था, इंडिया के लिए नहीं। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले टोटल पूरी तरीके से इंडिया को एक्सप्लोइट किया जाता था हर जगह, इसलिए इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। लेकिन आफ्टर 1947 इसके बाद धीरे धीरे रिफॉर्म हुआ है ना, और रिफॉर्म होते होते आज हम इस कंडीशन में हैं कि इंडिया के पास यहाँ एक डेवलपिंग कंट्री, बहुत बेहतरीन डेवलपिंग कंट्री इंडिया बनता चला जा रहा है। तो चिल्ड्रन, आपका ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ बहुत जल्दी हम मिलेंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।